एस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विथ अंसारुल। और टॉक विथ अंसारुल में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद ख़ास मेहमान है। ख़ास तौर से वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास होने के बाद एक शख्सियत जो काफ़ी पूरे देश लेवल पर चर्चा में उभर कर के सामने आए थे, वो उनका नाम है IPS नूरुल हुदा साहब। तो इस वक्त हमारे साथ हैं IPS नूरुल हुदा साहब और फ़िलहाल इन्होंने VIP पार्टी ज्वाइन की है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद जो है इनको काफ़ी नाराज़गी हुई थी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस टीवी न्यूज़ पर। आपने जो है प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे करके अब जो है राजनीतिक सेवा शुरू कर दी, नई पारी की शुरुआत कर दी है। अब तक का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? हाँ, थैंक यू। एंड आप सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। बहुत नया हूँ मैं अभी। वक्फ के बारे में जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी पेंडिंग है और उसमें दो जो बहुत कंटेंशियस इशू थे, समाव सरकार गुड सेंस हैज़ प्रिवेल्ड एंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमिट किया है कि अभी फ़िलहाल हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, दो जो उसके जो विवादास्पद आर्टिकल थे। और सुप्रीम कोर्ट विल गो इनटू लेंथ, उसमें डिटेल्स में जाएंगे वो लोग और अच्छा है, दैट्स ए गुड स्टेप। रही बात, अभी मैं बहुत थोड़ा वक्त ही हुआ है मुझे पॉलिटिक्स में आने का, मेरे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ है और नई जगह है, काफ़ी हेक्टिक है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात थे कि मैंने VIP ही क्यों चुना। तो पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो बिहार के जो 18% जो आबादी है, जो हमारी जो एक बड़ी जिसको कहते हैं ना अक्सरियत है बिहार में, एक समाज है जिसका कोई प्रेजेंस नहीं दिखता है, ना पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखता है, ना मीडिया में प्रेजेंस दिखता है, ना ब्यूरोक्रेसी में प्रेजेंस दिखता है। और उनकी आवाज़ कहने वाला, उनको सुनने वाला या उनकी दुख दर्द और उनकी तकलीफ़ को समाज, सोसाइटी, पॉलिटिकल एरिना में और आपको जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो भी आपको जो एक सभ्य समाज के जो भी वसूल होते हैं उसमें वहाँ कोई रखने वाला नहीं है। मेरी कोशिश है, क्योंकि VIP पार्टी, देखिए बिहार में पॉलिटिकल दो पोल्स हैं, एक NDA ब्लॉक है और इंडिया ब्लॉक है। चुनाव नज़दीक है, तैयारियां पूरी है, दोनों जो धरे हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अपने अपने तरह से लोगों को माइल करने का या लोगों को अपने से कन्विंस करने का कर रहे हैं। और मेरा जो नेचुरल इंक्लिनेशन या जो कह सकते हैं मेरी तरबियत या मेरी परवरिश या मेरा जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली एक सेकुलर फ्रंट के साथ है। VIP जो है इट्स ए जिसको कहते हैं ना वेल इंट्रेंच्ड पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, और इंडिया ब्लॉक का बहुत मजबूत दावेदार है। बिहार में कम से कम दूसरी बड़ी पार्टी है RJD के बाद जो इंडिया ब्लॉक की दावेदारी में है और इंडिया ब्लॉक का मजबूत जिसको कहते हैं ना आधार है। तो VIP चूँकि नई पार्टी है, नई जगह पे थोड़ा काम करने का, जैसे हम लोग हैं कि सरकार में हम लोग ऑलवेज अच्छा करने वालों और अच्छी तरह से मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए एक जिसको कहते हैं ना वो मतलब सबका साथ लेकर चलने वाला जो होता है कॉमन गोल के साथ, उस तरह का आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। VIP स्पेस देगी और VIP चूँकि सेकुलर अलायंस में है और ग्रोथ जो है बिहार का जो है सेकुलर में ही होना है, क्योंकि बिहारी जो है हम लोग बाय नेचर कभी भी सेक्टेरियन या डिवाइड में नहीं रहते हैं। ठीक है, हमारा फैसिनेशन है कास्ट से, तो कास्ट को फॉलो करते हुए भी अगर आदमी सब आपस में मिलजुल के रहे तो वही कास्ट जो है समाज बनाता है, वही कास्ट देश बनाता है। तो वजह वही है। बाकी काफ़ी चैलेंजिंग है बिहार में, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे खूबियाँ हैं तो बहुत सारी खराबियाँ भी है। और काफ़ी लोग सब नए लोग आ रहे हैं, नए तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें छोटा सा प्रयास मेरा भी है कि हम भी कुछ करें। नहीं, एक तो स्पेस आपने जो डिसाइड किया है कि वाकई एक स्पेस की कमी तो है कि 18% का एक बड़ा चेहरा लीडरशिप की कमी देखने को ज़रूर मिलती है। ऐसे में एक पूरे देश लेवल पे अगर लीडरशिप की बात की जाए तो असद साहब के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और लोग कहते हैं कि भाई वो पूरे देश के ये का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर के रिजिग्नेशन आया, अभी आपकी 5 साल सेवा बची हुई थी, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो फिर आप इंडिविजुअल आएंगे या फिर जो है किस इस तरह का
जो सिर्फ जो 18 या 14% की बात करते हैं, ख़ास तौर से उनके साथ आप आएंगे? नहीं, रेजिग्नेशन वाला जो इशू है उस पे वो बहुत ही गवर्नमेंट और मेरा एक इथिकल और एक मोरल कंडक्ट होता है सिविल सर्वेंट का। तो जब तक मैं वहाँ था मैं उस कंडक्ट को फॉलो करता रहा, और बाहर आने के बाद आपको ये आज़ादी नहीं है कि सरकार से जो आपके जैसे मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं आप समाज में डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इशू में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। रही बात सदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना बहुत ही अपीलिंग फेस है वो, और लोग उनको सुनते हैं, काबिल आदमी है, मतलब बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे जिसको कहते हैं ओरेटर है, अच्छे वक्ता है, और उनकी बातों में अपील है। देखिए वो ठीक है, समाज का कौम के जो इश्यूज़ हैं या जो भी मरहले हैं या जो भी उनके कह लीजिए कि उनके हमारे जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, उस पर बहुत मुखर है, वो बोलते भी हैं और उनकी समाज में अपील भी है, अच्छे ऑडियंस है उनके पास। लेकिन जो हमारा समाज है ना, इंडिया जो है ना, मैं आपको 23 और 25 मई को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1949 के डिस्कशन में ले जाऊंगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप सबको पता है काफ़ी हिंदू मुस्लिम में काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी देश को काफ़ी नुकसान, 2 टुकड़ों में हिंदुस्तान बट गया। वो बहुत तकलीफ दे, मतलब हिस्ट्री का सबसे बैड लेसन्स में से है। इतनी मशक्क़त और इतनी जद्दोजहद के बाद हमने आज़ादी पाई, उसके बाद देश बढ़ गया। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में जाने में आपका वक्त ज़ाया होगा कि किसकी गलती थी, क्या था, नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद आपको पता होगा कि 27-28 अगस्त को, मतलब आज़ादी के जस्ट 12-15 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज का पार्लियामेंट है उसका समझ लीजिए प्रीडेसेसर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कानून बन रहा था तो उस वक्त बहस हुई कि रिलीजियस माइनॉरिटी और रिलीजियस स्पेस को कैसे डिसाइड किया जाए। तो उसमें 2 मेंबर थे, उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की, असेंबली एज वेल एज एजुकेशनल रिजर्वेशन, जो आज हमारे दलित और आदिवासी भाइयों को है, उसका मॉडल मुसलमानों के मॉडल से ही आया हुआ है। ब्रिटिशर्स ये मॉडल लेके आए थे पहली बार रिजर्वेशन 1901 में, उसके बाद 5 के एक्ट में, फिर उसके बाद 35 तक ये चलता रहा। मुसलमानों को लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके हर जगह कंसेशन दिए गए और उनको रिजर्व रखा गया। वो मॉडल वहीं से आ रहा है। तो जब हमारे 2 लोगों ने ये उठाया तो आपको ये बात जान के ताज्जुब होगी कि बीबी रसूलन और 2 और एक बंगाल के थे और एक बिहार के और शख्स थे, 3 लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन का अपोज़ किया और कहा कि हम हिंदुस्तान में बराबर का शहरी रहना चाहते हैं। हम अपने हिंदू भाई या जो नॉन मुस्लिम्स भाई है उसके साना बसाना हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के दुख दर्द में एक साथ जाना चाहते हैं, हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए। तो जो अक्सरियत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अल्पसंख्यकों की, उसने अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिज़र्व करने का और आरक्षण का विरोध किया। नतीजतन जो है 25 और 27 मई की जो डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1949 की, मतलब 2 साल के बाद की, जिस दिन ये रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा था कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटी का क्या स्टेटस रहेगा, सरदार पटेल ने हिंदुओं से और मुसलमानों से 2 वादे किए। सरदार पटेल ने पहला वादा मुसलमानों से किया, कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हिंदुस्तान में जो बचे हुए मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन नहीं चुना है, वो यहाँ के बराबर के शहरी है। उनके विकास को, उनके दुख दर्द को और उनकी हालत को हम वही समझेंगे, उसी तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह अपनाएंगे जिस तरह से हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई है। उनको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने दूसरा वादा यहाँ की मेजॉरिटी से कहा कि भाई जो लोग हैं तुम उनकी जगह सिर्फ ये सोचो कि उनके साथ वो सलूक होगा जो तुम्हारे साथ अगर किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो सरदार पटेल एक बहुत बड़े विजनरी आदमी थे और सरदार पटेल और नेहरू और पंत साहब ने वहाँ पे तीनों ने स्पीचेस दी हैं और वो उसके बाद ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि भारत में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सारे 1 गो में ख़त्म हो गए। बड़ा दिल दिखाते हुए सब ने कहा कि हिस्टोरिकल
जो इनजस्टिस हुई है तो हम अपने दलित और आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन देंगे। अब उस कमिटमेंट से जब हम आज यहाँ तक चले आए, उसके बाद अब हमारी जो एक सच्चर कमेटी भी आई बीच में और कई जो हालात लेकिन हैं। एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पे आ रहा है, वो जो पटेल साहब के वादे थे, आज उनके फॉलोअर्स उस पर कायम है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि पटेल साहब के वादे से देश चलता रहा। हम सब ने बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी अपनाए। बहुत आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उस डिबेट में जाने के बाद। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जिस तरह से इमोशंस को वो प्ले करते हैं, बातें उनकी ठीक है, सही हो सकती है, बातें उनकी काबिल कबूल है, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि आप इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कई जगह बोला, उन्होंने ओवैसी साहब से कहीं कोई किसी फोरम पे कहीं कोई डिस्कशन में उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों की पार्टी बनाने का और लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ने का और इस देश में राजनीतिक पार्टी चलाने का पूरा अधिकार मुझे हिंदुस्तान का आइन देता है, साथ में साथ जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो भी मुझे अलाउ करता है। मैंने पहले भी कहा कि कोई डिनायल नहीं है, आपको ये सब अधिकार हैं, आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन तजुर्बा भी कोई चीज़ होता है ना, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए अब इतने साल हो गए, आज तक क्या कोई मुसलमान पार्टी सक्सेस हो पाई क्या? हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान जो है ना, इसका थ्रेड और इसकी जो पैदाइश है वो एक नेचुरल सेकुलरिज्म वाले क्लाइमेट की है। तो इसमें आप फिशर क्रिएट करके और कोई ये चाहे कि हम धर्म के आधार पे पार्टी चला ले। धर्म के आधार पे जो लोगों को पार्टी चलानी थी, मुस्लिम लीग थी ना भाई, वो चली गई। अब मुस्लिम लीग के काउंटर पार्ट हमारे आरएसएस वाले भाई लोग थे, वो अगर उनको भी अल्लाह मतलब इस तरह का शऊर दे कि वो अगर चाहते हैं कि भारत धर्म के आधार पे चले, तो ये इस समाज में मुमकिन नहीं है वो। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी गुजारिश भी है, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि पहली तो उनकी इस राय से मैं इख्तलाफ रखता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई पार्टी हो सकती है या मुसलमान अकेला पॉलिटिक्स कर सकता है, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा, जैसे उनको सारे राइट्स हैं चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, मुसलमानों की पार्टी नहीं बन सकती है और मुसलमान अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तीसरी बात, कैटेगरी होती है। आप रेसलिंग में जाते हो तो देखोगे पहलवानों की कैटेगरी होती है। अगर लाइट वेट का किसी पहलवान को किसी सुमो रेसलर से लड़ा दिया जाए तो वो मुमकिन नहीं है। तो ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो लाइट वेट पार्टी है और वो एक्चुअली चुनाव लड़के वो जो है ना, हमारे जो कॉमन कॉज है, जो हमारा बिगर कॉज है, उसको वो डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो लोग हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने में या हिंदुस्तान को ही एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से चलाने में बिलीव करते हैं, उनकी वो मदद कर देते हैं। मेरा हो सकता है उनका इरादा ऐसा नहीं हो, लेकिन उनके मतलब जो एक्शंस है उससे उसका जो रिजल्ट है वो किसी और के फेवर में जा रहा है। और जैसी बात है, जब ज़रूरत होती थी मीडिया भी उसी तरह से उनका इस्तेमाल करती है। आपकी पार्टी का जो इतिहास रहा है नूरुल हुदा साहब, वो भी जो है पहले एनडीए, फिर जो है महागठबंधन, फिर इंडिविजुअल, मतलब कई तरह के ढुलमुल रहे हैं रवैये एक तरह से कह लिया जाए तो और अभी फ़िलहाल ऑफ़र भी है एनडीए की तरफ से, जो एनडीए के नेताओं के ने इशारतन जो है वेलकम करने का इच्छा जाहिर किया है। तो फिर आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो लगता है कि जो है सही दिशा में है? देखिए, इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। आप पहले बात तो पार्टी बिल्कुल ही नहीं है। 2014 में इसका फाउंडेशन हुआ, मतलब कुल मिला के 11 सालों का सफ़र है। पहली बार इनको मौका मिला था पिछली बार जो असेंबली में 11 सीटों पे एनडीए अलायंस में लड़े थे, फिर 4 लोग जीते थे। बाद की कहानी आपको पता है, सब चले गए उधर और सबको जिस वजह से भी हो बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया। तो पहली बार मुकेश सैनी जी वहाँ धोखा खाए। दूसरी बार तेजस्वी जी से सीट शेयरिंग में कुछ बात बनी नहीं, वहाँ उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला तो वहाँ से वो चले आए। तो आप जो कह रहे हैं ना कि मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। नीतीश जी पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं।
तो क्या नीतीश जी कम्युनल हो गए क्या? मुसलमान उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, नीतीश जी को बहुत इज्जत करते हैं उनकी, और नीतीश जी का सम्मान है, मुसलमान समाज उनको एक्सेप्ट करता है। लेकिन नीतीश जी ने तो इस मौके से दिखा दिया ना अपना, जैसा कि मुसलमान जो लीडर्स हैं उनका आरोप है। ठीक है, उनका पॉलिटिकल कंपल्सन था वक्फ बिल पे, क्योंकि नीतीश जी के आप सबको पता है उनकी थोड़ी अभी तबीयत ठीक नहीं है और एज फैक्टर भी है, और मैं बहुत अभी पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जदयू अपने पॉलिटिकल स्पेस के वर्स्ट फेज में है। पिछले 20 साल जदयू का 20 साल का इतिहास रहा है। ये सब लोग सोशलिस्ट सेकुलर ब्रांच जो ट्री है उसके ब्रांचेज हैं। इन सब के जो जिसको कहते हैं ना भीष्म पितामह, वो जेपी और लालू प्रसाद यादव है। तो नीतीश जी कोई अलग मेटल के बने हुए नहीं है, अलग फ्रेमवर्क उनका नहीं है। अभी समहाउ ही इज़ सराउंडेड बाय सम एलिमेंट्स एंड ही इज़, जिसको कहते हैं ना मिसलेड एंड मिस्चीवियस, उनका वो हो रहा है, क्योंकि वो खुद अपने ही सेहत से थोड़ा अभी माजूर हैं। तो बीजेपी के साथ रहने से नीतीश जी 20 साल में जब नहीं बदले, ये तो बस 4-6 महीने के लिए गए थे। और दूसरी बात, इन्होंने अपने आप को रीकैलिबर तो किया ना, रीअलाइन किया। आज आप मुकेश सैनी जी का जितना भी भाषण, वीडियो, जो भी आप उनसे, जो भी आप खुद भी आज सवाल पूछ लें उनसे, तो बहुत स्ट्रांगली और बहुत फार्मली सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं और साथ चलने का। रही बात पॉलिटिक्स में, देयर इज़ नेवर ए टुमारो एंड टुमारो नोबडी नोज, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो मेरे सामने भी हो सकता है ये जो आप कह रहे हैं यक्ष प्रश्न आ जाए। देखिए, मेरा जो अपना कोर है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, या जो मेरी मेटल है, या जो मेरी आइडियोलॉजी है, उससे तो मैं ना कभी कंप्रोमाइज़ किया हूँ ना करूँगा। और पॉलिटिक्स में मैं जिसको कहते हैं ना कंटेंडेड आया हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा वो ये नहीं है कि मैं जो है कोई जिसको कहते हैं यहाँ बहुत बड़ा तोप बनना है या बहुत कुछ करना है, उस उतना स्पेस नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देती भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ उनको ये एहसास कराना कि भाई एक बड़ी आबादी का आप फिक्र करिए, उनको भी अपने साथ लेके चलिए। वो छूट जाएंगे तो देश का नुकसान है। आने वाले कल में जो है विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तैयारियां चल रही हैं। मैं सीतामढ़ी से आता हूँ और पिछले 30 सालों से मैं सीतामढ़ी और बिहार से बाहर ही रहा हूँ। मतलब 30 इयर्स मुझे लंबा वक्त हो गया। तो मैं तो इनफैक्ट अपने आप को ना कहीं, मतलब जिसको कहते हैं किसी प्लेस से बहुत आइडेंटिफाई या बहुत अटैच नहीं हूँ। लेकिन मकसद वही है कि बिहार आके और बिहार में थोड़े बहुत जो अपने लेवल पे कर सकते हैं चेंजेस, क्योंकि मेरा देखिए मेरा जो पर्पस और जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में ज़्यादा रहता है। तो आप सबको पता है पिछले 20 सालों से स्कूल चला रहे हैं बच्चों को अपने गांव पे। मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा ख़ास करके जो हमारी आबादी है ना, उसको मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट से बहुत दूर हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि सबको जो है ना, मतलब जिसको कहते हैं, मैं आई एम फर्म बिलीवर कि तालीम अंग्रेज़ी मीडियम में ही होनी चाहिए। चाहे मेरा आप ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इस बात का जिसको कहते हैं ना मुरीद हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी आगे जाना है, तो आप ये वर्नाकुलर्स के चक्कर में मत पड़िए। तमाम बच्चों को मैंडेटरी करिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम इंग्लिश मीडियम में ही लें। जिसको पढ़ना है, जिसको शौक़ है, उर्दू पढ़ ले। मैं भी उर्दू पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। मैं पर्शियन लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अरबिक भी जानता हूँ। तो मैं थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम और साइंस वाला आदमी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी सब भी वही करें। हो सकता है मतलब आई मे बी रॉन्ग। एक आखिरी सवाल आप कर दें, क्योंकि आप आईजी तक के पद को होल्ड आपने किया और उसके बाद जो है आपने का रिजनेशन आया, और आईपीएस बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है भारतीय समाज में, और बड़ी बात है भी। मुस्लिम समाज में एजुकेशन के फील्ड में क्या यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उन सभी को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना रियली टफ तो है, और उसके लिए जो है ना सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप जिसका 10th अच्छा है, जिसका 12th अच्छा है, उस बच्चे का सिविल सर्विसेज बहुत आसान है होना। मैं स्कूल भी टॉपर था, मैं यूनिवर्सिटी भी टॉपर था।
तो मेरे लिए वो रास्ता आसान था। मैं बाकी बच्चों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो कोशिश करें कि स्कूल सिलेबस को, क्योंकि क्लास 6 to 10 की जो स्टडी है ना, वही आपको आगे ले जाती है। और जहाँ तक ये है कि थोड़ा मतलब मैं कई जगह जा चुका हूँ, साउथ इंडिया में भी स्पेशली। हमें कर्नाटक मॉडल जो है ना, यहाँ की जो आबादी है हमारी, उसको कर्नाटक मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंडिविजुअल, जैसे हमारे सोसाइटी में इंडिविजुअल एफर्ट की कमी है। सब लोग ये सोचते हैं कि वो करेगा, ये करेगा, कोई तो आगे आए, कोई करेगा। हम सब एक दूसरे को गाली देते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा है। लेकिन जैसे समाज को आगे आना पड़ेगा। अब बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर है कि एक एक मदरसे में 4-4 सेक्रेटरी हैं। इमारत शरिया आपस में लड़ रहा है। तो मुस्लिम जितने इदारे हैं ना, मुसलमानों के जितने इदारे हैं, उसको जो आपका जो ज़ाती मफाद है, उससे ऊपर आना पड़ेगा। बिल्कुल, और बेसिक जो नीड है उसको पहचानने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा साहब हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नूरुल हुदा साहब से हम बात कर रहे थे। आज मोतिहारी पहुंचे हैं और यहाँ VIP का एक भव्य सम्मेलन हो रहा है बापू सभागार में, तो वहाँ निकलने वाले हैं। तो इसी दरमियान हमने वक्त निकाल करके इनसे बात की। तो आपको ये हमारी गुफ्तगू कैसी लगी, आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए टॉक विद अंसारुल में इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।